हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बबीता सिंघल, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को एक नया अध्याय रजिया सुल्तान इसके बारे में बताऊंगी। आज हम रजिया सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। रजिया सुल्तान, जिसका पीरियड है समयकाल 1236 से 1240 ईस्वी का। रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की एक योग्य पुत्री थी, इल्तुतमिश की, वह दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र स्त्री थी। मध्यकालीन भारत की वह प्रथम मुस्लिम शासिका थी। मिन्हाज सुराज के अनुसार उसने 3 वर्ष 5 माह व 6 दिन राज्य किया। उसने कुल इतना शासन किया था। उसके अनुसार उसमें सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए, यानी कि वो योग्य थी, दूरदर्शी थी, शासक बनने के सारे गुण उसमें विद्यमान थे। परंतु अंत में वही इतिहासकार उसके चारित्रिक गुणों की जब बताता है तो अंत में लिखता है कि ये सभी गुण उसके किस काम के थे। यानी कि निसंदेह जो मिन्हाज सुराज का यह कथन है, यह संकेत करता है कि रजिया की एकमात्र दुर्बलता स्त्री होना था। इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे उससे पहले मैं उसके प्रारंभिक काल के बारे में बता देती हूँ कि रजिया सुल्तान, जैसा कि मैंने बताया था, कि मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी और ये ऐसी शासिका थी जो जनता के समर्थन से गद्दी पर बैठी थी। इसमें किसी प्रकार का अमीरी, जो प्रांतीय इक़्तिदार थे या अमीर थे, उनका योगदान नहीं था। उसको शासक बैठाने में उसका योगदान नहीं था। रजिया सुल्तान के शासक बनने से पहले जो दिल्ली सल्तनत का शासक था वह था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने इल्तुतमिश की इच्छा को दरकिनार करते हुए रजिया को गद्दी पर नहीं बिठाया और उसके स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया। सुल्तान बनने से पूर्व जो फिरोज शाह था वह बदायूं व लाहौर का इक़्तिदार रह चुका था। उसे शासन का अनुभव भी था, लेकिन वह जैसे ही शासक बना या सुल्तान बना तो भोग विलास में डूब गया और जो शासन की जो समस्त सत्ता थी वह उसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में आ गई। और उसने क्या किया कि उसने इल्तुतमिश के जो अमीर हैं उनका अपमान करना शुरू कर दिया। उसके कारण जो साम्राज्य है उसमें जगह जगह विद्रोह होना शुरू हो गए और उसके शासनकाल में ही बहुत सारे अमीरों ने, जिसमें कबीर खां एयाज, हासी के इक़्तिदार मलिक सैफुद्दीन कूची, लाहौर का इक़्तिदार अलाउद्दीन जानी आदि ने मिलकर के विद्रोह कर दिया। तो जब यह विद्रोह हुआ तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने इन विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से कूच किया। तो जब वह दिल्ली से चला गया तो उस समय दिल्ली में इस अनुपस्थिति का लाभ उठा करके रजिया ने जुम्मे की नमाज के दिन, जिस दिन नमाज पढ़ी रही थी, उस दिन एकत्र जो जनता थी उनके सामने लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक माना जाता है कि न्याय की मांग की जा रही है, तो उसको पहन करके उसने जनता से सहायता की अपील की शाह तुर्कान के विरुद्ध। और उसने साथ में अपनी पिता की जो इच्छा थी कि वो उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, उस इच्छा की भी याद दिलाई। तो जब रजिया के द्वारा यह अपील की गई तो उस उत्तेजित भीड़ ने महल पर आक्रमण करके शाह तुर्कान को बंदी बना लिया और उसका राज्यारोहण कर दिया गया। मतलब सेना और जो अमीर थी दिल्ली की, वो सब भी मिल गए और उन्होंने, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था वो दिल्ली लौटे उससे पहले उसका राज्यारोहण कर दिया। और फिरोज शाह को जब दिल्ली लौटा तो उसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और उसके बाद में मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार ये पहली शासिका थी मध्यकालीन भारत की जिसका चुनाव जनता के द्वारा किया गया था। रजिया दिल्ली की जनता व अमीरों के समर्थन से गद्दी पर बैठी थी और उसे गद्दी पर बैठाने के लिए जो प्रांतीय इक़्तिदार थे, जो अन्य इक़्तिदार थे, अमीर थे, उनकी सहमति नहीं ली गई थी। प्रांतीय इक़्तिदार
सुल्तान को गद्दी पर बैठाना और उसको पदच्युत करना अपना अधिकार मानते थे। तो जैसे ही वो जब सिंहासन पर वह बैठी रजिया, तो उनको लगा कि हमारी तो किसी प्रकार की सहमति ली नहीं गई, ना हमने इसको बैठाया, तो वो क्या हुए, रजिया के विरोधी हो गए। वजीर जो निजामुल जुनैदी था, उसने भी रजिया को सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसके अलावा अन्य अमीर जो बहुत प्रसिद्ध अमीर थे, जिनमें अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां अय्याज, मलिक इजुद्दीन मोहम्मद सालारी, जो बहुत शक्तिशाली प्रांतीय अमीर थे, उन्होंने भी रजिया को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। और इन सब अमीरों ने क्या किया, सबने मिलकर के रजिया को सिंहासन से हटाने के लिए और दिल्ली से कूच किया। लेकिन जो रजिया सुल्तान बनी, उससे कुछ बातें स्पष्ट हुई। इस संदर्भ में प्रोफेसर के निजामी कुछ बातों का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि कुछ बातें निकल करके आई। जैसे उन्होंने बताया है, सबसे पहला कि जो नंबर 1 कि दिल्ली के नागरिकों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार सुल्तान को बनाने में भाग लिया। अभी तक ऐसा नहीं होता था। सुल्तान किस पर बनता था, केवल शक्ति के बल पर ही वह दिल्ली का सुल्तान बनता था। लेकिन पहली बार किसने भाग लिया है, नागरिकों ने भाग लिया है। तो इस कारण रजिया सुल्तान को दिल्ली में रहते हुए कोई भय नहीं था और उसे दिल्ली में रहते हुए षड्यंत्र द्वारा सिंहासन से नहीं हटाया जा सकता था। सबसे पहली बात यह। दूसरा, सुल्तान रजिया ने वादा किया कि यदि वह सफल ना हुई तो दिल्ली के नागरिकों को उसे हटाने का अधिकार था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंहासन पर बैठना सुल्ताना और प्रजा के बीच समझौता था, यानी कि अमीरों का कोई भी हाथ नहीं था। तीसरा, उसके सिंहासन पर बैठने से इल्तुतमिश की इच्छा की पूर्ति हुई। और अगला, उसके सिंहासन पर बैठने से धार्मिक वर्ग की राजनीति में असहजता प्रकट हुई। क्यों हुई? क्योंकि इस्लाम की परंपरा के अनुसार एक स्त्री का सिंहासन पर बैठना वर्जित था। तो जो धार्मिक वर्ग की जो राजनीति में हस्तक्षेप होता था, धार्मिक नियमों का जो पालन करना जरूरी था, वो पहली बार इन नियमों का पालन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त तुर्कों की बौद्धिक उदारता प्रमाणित हुई, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री को शासक स्वीकार कर लिया था। तो इस तरह के हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात। अब वह जब शासक बन गई, तो जैसा कि मैंने बताया कि निसंदेह जो शक्तिशाली तुर्की अमीर थे, वो उसको शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो क्या मानते थे कि शासक बनाना और शासक को हटाना वो दोनों ही उनका अधिकार है, और ये अधिकार उनसे छीन लिया गया। तो किसी भी प्रकार से रजिया को शासक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो सब मिल गए और उन्होंने क्या किया, दिल्ली की ओर कूच किया। किस लिए? रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए, रजिया सुल्तान को सुल्तान पद से हटाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया, तो इस समय रजिया की सैन्य शक्ति इतनी नहीं थी कि वह उन विद्रोहियों का सीधा सामना कर सके। तो उसने क्या किया, उसने बजाय सैन्य शक्ति के स्थान पर कूटनीति से काम लिया और उसने कूटनीति से काम लेते हुए सबसे पहले उसने मलिक मोहम्मद सालारी तथा कबीर खां अय्याज नामक इन दोनों अमीरों को अपनी ओर मिला लिया। जो दो ये व्यक्ति थे, उन दोनों को अपनी ओर मिला लिया, यानी कि जो विद्रोह था उसको किस तरह से उसने ख़त्म किया। तो दो व्यक्ति थे, एक तो वापस मैं बोल रही हूँ मलिक मोहम्मद सालारी और दूसरा है कबीर खां अय्याज। और उसके अलावा जो वजीर जुनैदी था तथा अन्य जो अमीर थे, उनको बंदी बनाने की उसने योजना बनाई। लेकिन अमीरों को इस योजना का पता लग गया और वे शिविर छोड़ करके भाग गए। उसके अलावा मलिक सैफुद्दीन कूची और उसका भाई पकड़े गए, कारागार में डाल दिए गए, और लाहौर का सूबेदार था अलाउद्दीन जानी, वो भी मारा गया। जो वजीर जुनैदी था जो भाग गया था, वह भी सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार उसने जितने भी विरोधी अमीर थे, उनको उसने कूटनीति से, सैन्य शक्ति से उनको परास्त किया, और परास्त करने के बाद अब रजिया की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी। अब स्थिति जब मजबूत हो गई, उसके बाद उसने प्रशासनिक कार्य करना
प्रारंभ किया। तो सबसे पहला जो उसका शासक बनने के बाद जो प्रशासनिक कार्य आते हैं, तो जैसे ही मैं बताया कि विरोधी अमीर जब समाप्त हो गए थे तो उसकी स्थिति मजबूत हो गई थी, तो उसने प्रशासनिक पुनर्गठन का कार्य शुरू किया। उसका जो सबसे पहला जो लक्ष्य था, उसका लक्ष्य क्या था? तुर्की गुलाम अमीरों का प्रभाव खत्म करके उन्हें सिंहासन के अधीनस्थ करना था। क्योंकि क्या था कि ये तुर्की अमीर थे, वो अपने आप को क्या मानते थे? अपने आप को ताज से भी ऊपर मानते थे कि जो सुल्तान है उसके निर्माता कौन है? कि हम किंग मेकर हैं, हम जिसको चाहे राजा बनाए और जिसको चाहे राजा के पद से हटाएं। तो अपने आप को जो एक किंग मेकर मानते थे, तो उनके प्रभाव को ख़त्म करना उसका सबसे बड़ा काम था और उन्हें सिंहासन के अधीन लाना। तो उसने सबसे पहले क्या किया? उसने ख्वाजा मुहज्जिबुद्दीन को नया वजीर बनाया। ख्वाजा मुहज्जिबुद्दीन को वजीर बनाया, क्योंकि जुनैदी तो मारा गया, ठीक है। और जब इनके प्रभाव को ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने विश्वास पात्र जो अमीर थे उनको पदों पर नियुक्त करना है। ये उसका कार्य था, अपने विश्वास पात्र अमीरों को नियुक्त करना। तो उसने इनको किया। तो इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया कि ख्वाजा मुइज़ुद्दीन को बनाया, वजीर बनाया। प्रांतों में अपने समर्थक अमीर नियुक्त किए। उसने जो इख्तियारुद्दीन था उसको बदायूं का इख्तियार बनाया। इख्तियारुद्दीन को बदायूं का इख्तियार, ठीक है। उसके अलावा उसको भटिंडा का भी बनाया। और इसके अतिरिक्त उसने इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को बरन तथा भटिंडा का सूबेदार, ठीक है, सूबेदार इख्तियार वो बनाया, ठीक है। और फिर उसके अलावा ये तो तुर्की थे, उसके अलावा उसने अबिसिनियन एक व्यक्ति था, मलिक जमालुद्दीन याकूत, इसको भी उसने एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। वो था अमीर आखूर यानी कि अशूर साला का अध्यक्ष या प्रधान, ठीक है। तो इस प्रकार इसने ये नए व्यक्ति जो विश्वास पात्र थे उनको उसने नियुक्त किया, ताकि वह जो विद्रोही अमीर हैं उनको अपने अधीन ला सके। ये उसकी नीति का एक बहुत बड़ा भाग था, ठीक है। और जो उसके कृपा पात्र थे उन सभी को उसने उच्च पदों पर नियुक्त किया। जमालुद्दीन याकूत जो रजिया का विशेष कृपा पात्र था, वह रजिया के घोड़े पर बैठने के अवसर पर उसे हाथों का सहारा दिया करता था। और उसके अलावा रजिया ने अपने सरदारों को बड़े कौशल से अपने अधीन किया। उसने बिहार के जो विद्रोही सरदार था तुगरल खां, उसको भी आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया। तो इस प्रकार जो रजिया का आधिपत्य था वह उच्छ से लेकर लखनौती तक पूरी तरह उसने अपने अधीन कर लिया था। सभी ने उसी के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, किंतु रजिया को रणथंभौर और ग्वालियर को जीतने में सफलता नहीं मिली थी, जो इस बात का प्रमाण है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद हिंदू शासक पुनः शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह से उसने यह प्रशासनिक कार्य करना शुरू किया था। दूसरा उसने कार्य किया था, वह केवल इसी से संतुष्ट नहीं थी, वह अपने दूसरा जो कार्य किया वह सुल्तान की शक्ति व सम्मान में वृद्धि करने के लिए उसने अपने व्यवहार में भी
परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। अब उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार किया? उसने पर्दा को त्याग दिया। ठीक है, ये उसका अपने खुद के निजी जीवन में परिवर्तन है। पर्दा त्याग दिया। मर्दाने कपड़े पहनना शुरू किया। ठीक है, कपड़े पहनकर दरबार में जाना शुरू किया। शिकार और घुड़सवारी करना, ये उसने करना शुरू किया। ठीक है, जनता के सम्मुख खुले मुँह आना, क्योंकि इनको नकाब पहन के रहना पड़ता है, लेकिन यह खुले मुँह जाने लगी। ठीक है, तो ये उसके निजी जीवन में परिवर्तन थे। किसके लिए थे? ये इसलिए थे ताकि वह उसके अपने सम्मान में, अपनी शक्ति में वह वृद्धि कर सके। तो इस व्यवहार से, इस परिवर्तन से जो उसने किया था, इस व्यवहार से निश्चित रूप से जो प्रतिक्रियावादी मुसलमान वर्ग था वह असंतुष्ट हुआ, परंतु उसके विरुद्ध यह असंतोष मुख्य कारण नहीं था। लेकिन रजिया का जो ये व्यवहार है, इस बात का प्रमाण था कि वह सुल्तान के रूप में पुरुषों की भांति कार्य करना चाहती थी और उसका स्त्री होना उसके शासन की दुर्बलता नहीं बन सकता था। इसके अलावा उसने जो और कार्य किए शासक के रूप में, वो है मंगोल आक्रमण से रक्षा। 1238 ईस्वी में गजनी के सूबेदार ने, तो गजनी का शासक कालू ने मंगोलों के विरुद्ध उससे सहायता मांगी। ठीक है, लेकिन रजिया ने अपने पिता की भांति दूरदर्शिता का परिचय दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि वह मंगोलों के विरुद्ध अगर सहायता करेगी तो सीधा सीधा वो क्या करेगी, मंगोलों को आक्रमण के लिए आमंत्रित करेगी। तो उसने, रजिया ने सहानुभूति प्रकट करते हुए उसने अपनी बरन की आय का उसे देने का वादा किया, लेकिन सैनिक सहायता नहीं दी। इस प्रकार इल्तुतमिश की भांति उसने भी मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की। तो यह उसके द्वारा अपने शासनकाल में कार्य किए गए थे। रजिया के शासन के तीसरे वर्ष तक यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि रजिया शासन को अपने हाथों में केंद्रित करना चाहती थी। विदेशी और तुर्की मुसलमानों को विभिन्न शासकीय पदों पर नियुक्त करना उसकी इस योजना का भाग था, जिसके द्वारा वह तुर्की सरदारों को, जो उनकी शक्ति थी, उनको तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। इससे क्या हुआ कि जो तुर्की गुलाम सरदार थे वो सहन नहीं कर सके और उन्होंने रजिया को सिंहासन से हटाकर पुनः किसी अन्य को शासक बनाने का षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो उसकी शक्ति पर नियंत्रण रखना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो इस षड्यंत्र में जो 40 सरदारों का जो गुट था, जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, उसके सदस्य इसमें शामिल हो गए। उसमें इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, कबीर खां अय्याज, जो भटिंडा का सूबेदार था अल-दुनिया, उन सभी ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो अब आता है कि रजिया सुल्तान के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह।